हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको बूस्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति या फिर बोलिए नियामक ज्यामिति, उसके सभी मेन फॉर्मूले और मेन पॉइंट्स जो है उसको देखने वाले हैं। ये आज का वीडियो ऐसा होगा दोस्तों कि निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, शुरू से लेकर के अंतिम तक इस वीडियो में आपके सामने व्यक्त किया जा रहा है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोग सारे पॉइंट्स को पूरा वीडियो देख लेने के बाद आप लोग एक सारे पॉइंट्स को एक पेज में लिखिएगा दोस्तों। और उस पेज से आपको क्या करना है कि घर में आपको अपने दीवार जहां पे आप पढ़ते हैं, स्टडी रूम जो आप यहाँ का है, वहां पे पेज को चिपका दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम धीरे धीरे इस तरह का कंटेंट पूरे चैप्टर के लिए आपको दे देंगे जहां पे आपको सभी सूत्र, सभी फॉर्मूले एक जगह पे इकट्ठा मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। पहले देखिए, मेरा हेडिंग ही है ऑल फॉर्मूला एंड पॉइंट्स ऑफ निर्देशांक ज्यामिति, यानी निर्देशांक ज्यामिति के सारे फॉर्मूला और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए। पॉइंट्स भी हैं, फॉर्मूले भी हैं, ठीक है, सब यहाँ पे मिक्सचर है। सब चीज यहाँ पे एक एक चीज बोला गया है, दिखाया गया। यहाँ पे 13 नंबर तक का पॉइंट दिख रहा है। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर अगले फेज में उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये देखा गया है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि भुज निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा एक्स अक्ष को, बी रहेगा वाई अक्ष को, सी में रहेगा मूल बिंदु को, डी में रहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन पॉइंट भी आपको क्वेश्चन में आया हुआ है, कई बार ये भी पूछा हुआ है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट एकदम लाजवाब है, सभी के सभी एकदम सुव्यवस्थित तरीके से हम सजाए। ये नहीं, ऑर्डर भी देख लीजिए, ये नहीं कि जैसे तैसे के बीच में दूरी से घुसा दे, ये वो नहीं, एकदम क्रम से मेरा पॉइंट्स सजा हुआ है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पेज में लिखने की, एकदम पेज में लिख करके इसको घर में चिपका दें, रूम स्टडी रूम जो है उसमें चिपका दीजिए। इसको पूरा एकदम निचोड़ दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर, एक्स अक्ष पर बाह्य नियामक का मान कितना होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष जो होता है उस पर बाह्य नियामक का मान बोले या बाह्य निर्देशांक का मान बोले 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर बाह्य नियामक या बाह्य निर्देशांक का मान क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाता है? तो y बराबर 0। 4 नंबर पॉइंट की वजह से 5 भी है और तो और 6 भी है। ठीक है, इसको समझिएगा। एक्स अक्ष पर बाह्य नियामक बोल रहे या बाह्य निर्देशांक बोल रहे कितना होता है? 0 होता है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है ये पूछ ले तो भाई एक्स अक्ष पर बाह्य नियामक 0 होता है, तो y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो y बराबर 0 बोलिएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो y बराबर 0 बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट का हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको बेटर कंटेंट मिले, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जरूर हम देंगे। ठीक है, आप लोग बस साथ दीजिए मेरा। हम आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दो ताकि मेरा जो सब्सक्राइबर बढ़े तो हम मोटिवेट हो और लगातार वीडियो बनाते रहे। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। 6 नंबर देखिए, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो x, 0। देखिए दोस्तों, किसी बिंदु का निर्देशांक जब लिखा जाता है तो उसमें x, y का मान होता है, यानी भाई x निर्देशांक भी होता है, y निर्देशांक भी होता है। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, बोला है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो हमें पता है कि x अक्ष पर, इस पॉइंट को देखिए, x अक्ष पर बाह्य नियामक 0 होता है, यानी y की जगह 0 डालिएगा, तो y की जगह 0 डालिएगा तो x तो x ही रहेगा लेकिन y की जगह 0।
तो इस तरह से बन गया एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। 6 नंबर पॉइंट्स हो गया। 7 नंबर पॉइंट को देखेंगे, बाई अक्ष पर x नियामक क्या होता है, तो 0 होता है। देखिए आप लोगों को बढ़िया से जोड़ के हम बताते हैं, 4 नंबर और 7 नंबर को एक साथ याद रखिएगा। 4 नंबर और कितने नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों, 7 नंबर का। 4 नंबर का आता है कि x अक्ष पर बाई नियामक 0 होता है, उल्टा बाई अक्ष पर x नियामक 0 होता है। 4 और 7 देख लो रे भाई, एकदम उल्टा एक दूसरे का है, एकदम उल्टा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, चीजों को पढ़िए समझिए। 4 नंबर जहां का आता है कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, वहीं 7 नंबर का आता है कि y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। अगर जो आपको सचमुच में मजा लग रहा है दोस्तों, तो शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। 8 नंबर वाला भी पॉइंट देखिए, 8 नंबर एकदम जो है 5 नंबर का उल्टा है। 8 नंबर जो है ना 5 नंबर का उल्टा है। 5 नंबर में क्या था कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0। 8 नंबर क्या है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x बराबर 0। y अक्ष पे पता है कि x नामक का मान 0 होता है, इसलिए y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। तो जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से पढ़िए, एकदम आपको बहुत ही अच्छा से स्मूथली ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर की बात करें, सॉरी 9 नंबर की बात करें दोस्तों, तो ये 6 नंबर के जैसा है। आप लोग 6 और 9 को एक साथ याद रखिएगा। 6 में कहता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। वहीं 9 नंबर में कहता है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y। फिर से आपको यहाँ पे समझाएं, किसी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में लिखा जाता है। यानी पहले x का मान दीजिए, फिर y का मान दीजिए। पहले भाई x का मान दीजिए, फिर y का मान दीजिए। लेकिन पॉइंट को समझिए, बोला बाई अक्ष पर किसी बिंदु का, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में पता है कि बाई अक्ष पर x नियामक 0 होता है। यानी भाई x की जगह पे आपको कितना देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। तो क्या निकल के आया, 0, भाई, जो कि आपका यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, ठीक है। बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, भाई होता है। अब आइए दोस्तों 10 नंबर, इससे एग्जाम अछूता नहीं है, एकदम 10 नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी बिंदु दे देगा, बोल देगा कि बताइए किस चतुर्थांश में, तो आप इसका डिसीजन कैसे देंगे तो चिन्ह देखकर देखिएगा, ठीक है। चारों चतुर्थांश का चिन्ह, प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, सॉरी द्वितीय चतुर्थांश यहाँ पे है माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। प्रथम का होता है दोस्तों प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। किसी में अगर जो कोई भी बिंदु लिख दिया गया, उसमें अगर जो प्लस प्लस का चिन्ह है तो वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, माइनस प्लस का चिन्ह है तो द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस माइनस का चिन्ह है तो तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस माइनस का चिन्ह है तो दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश में। चलिए एक हिस्सा इधर हमने देख लिया, जिसमें हमने 10 पॉइंट्स को कवर किया। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, या फिर पहले से याद है तो भूल गए होंगे, तो रिवीजन हो गया होगा। मेरा मकसद ये दोस्तों कि आपका एग्जाम नजदीक है, तो हम ऐसे ऐसे वीडियो डालेंगे जिससे कि पूरा का पूरा रिवीजन होते रहे। लेकिन आप लोगों का परम कर्तव्य है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं हुई। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों, तो अब आ चुके हैं दूरी सूत्र पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दूरी सूत्र की बात करें तो क्या होता है, दूरी किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर जो प्रूफ इसका देखेंगे ना, तो प्रूफ यही मिलता है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ध्यान से देखो रे भाई, दूरी बराबर मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको उल्टा करके भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1, यहाँ पे x1 माइनस x2, यहाँ पे y2 माइनस y1, यहाँ पे y1 माइनस y2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये जो आपको अच्छा लगे वो करिए। देखिए मेरा लिखने का तरीका से आपको समझ में आएगा कि वाकई में विकास सर जो है बहुत मेहनत करके लिखे है, सोच समझ के लिखे हैं कि किस तरह से पॉइंट को अरेंज किया जाए। दूरी सूत्र आया तो हम देखे दूरी 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 का एक 3 पॉइंट लगातार लिए हैं, ठीक है। दूरी 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 का ही 3 पॉइंट लगातार लिए हैं। अब ये कैसे है देखिएगा, एक बिंदु ले लिए हैं, कोई भी x y का मान कुछ भी हो सकता है, x, y का मान, ठीक है। बिंदु x y का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है। आपके एग्जाम में ये हो सकता है कि x y की जगह पे ना a और b रह जाए, ठीक है। क्या रह जाए दोस्तों, a और b रह जाए।
तो जब a और b रह जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाइए। क्या लगाइए? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्स वाई के रूप में है तो भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाएंगे। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बेहतरीन तरीका से समझिएगा। एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है? तो बाई निर्देशांक के बराबर, यानी बाई का मान जो रहेगा उसका। देखिए इस चिन्ह को बोलते हैं मापांक। क्या चिन्ह को बोलते हैं दोस्तों? मापांक। इसको इंग्लिश में मॉडुलस कहा जाता है या मॉड कहा जाता है। इसका मतलब होता है, दोनों तरफ जो लकीर दिख रही होगी, इसका मतलब होता है कि बाई का मान अगर जो माइनस में भी रहेगा ना तो उसको आप प्लस में ही लोगे। उसी तरह से एक्स का मान में भी मॉड लगाओ, यानी एक्स का मान माइनस में भी रहेगा तो प्लस में रहेगा। आप लोग खुद भी जानते होंगे कि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, फिर भी बाई की जगह पे -4 रह जाए तो यहाँ पे -4 रखिएगा तो आंसर +4 ही बोलिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसके चिन्ह को बोलते हैं मापांक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मापांक, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। चलिए फिर से देखिए 12 नंबर में बोला बिंदु एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर सेकंड नंबर बोलता है एक्स से दूरी क्या होगी? तो बाई का मापांक, ठीक है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट्स में है कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो एक्स का मापांक। देखिए दोस्तों, यानी एक्स निर्देशांक के बराबर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो पॉइंट 2 और 3 है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक्स अक्ष से दूरी तो बाई निर्देशांक के बराबर बोल दीजिएगा, बाई अक्ष से दूरी तो भाई एक्स निर्देशांक के बराबर बोल दीजिएगा, ठीक है। और बिंदु एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा और काफी बढ़िया से आपको पूरी का पूरी रिवीजन हो रहा होगा, पूरे फॉर्मूले का रिवीजन हो रहा होगा। 13 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र की सहायता से बोल दिया जाता है क्वेश्चन कि दूरी सूत्र की सहायता से तीन बिंदुओं को संरेख है या नहीं जांच करें, या फिर दूरी सूत्र की सहायता दिखाएं कि तीन बिंदु संरेख होते हैं, ठीक है। तो देखिए तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे कब? यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी मिल जाए, यानी ए बी की दूरी निकालिए, बी सी की दूरी निकालिए और ए सी की दूरी, तीनों दूरी निकालना है। कोई भी देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन दिए गए हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी ए सी में से किसी भी दो का योगफल, किसी भी दो का योगफल तीसरे के पास बराबर हो जानी चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए या बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी, कोई भी दो को योगफल तीसरे के बराबर में आ जाए, ठीक है। तो आपको यहां तक हमने देखा 13 नंबर पॉइंट तक, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इधर तो खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत बनता है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडारा ये दे देगा आपको। चलते हैं अब 13 नंबर के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या है, आप लोग भागिएगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 14 के दोस्तों। देखिए 14 और 15 दोनों जो है विभाजन सूत्र कहलाता है। 14 और 15 दोनों फॉर्मूला जो है विभाजन सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो विभाजन दो प्रकार का होता है, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो अंतः विभाजन का सूत्र यह है और बाह्य विभाजन का सूत्र यह है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, देख लीजिए। अंतः विभाजन का सूत्र क्या बोलता है कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो अंतः विभाजित करेगा? तो भाई mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। देखिए बहुत ही आसान सा है। अभी ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि x1/1 x2/2 तो चलिए ठीक है, दो बिंदु रहेंगे, लेकिन यहाँ m और n क्या होता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि m और n जो होते हैं अनुपात दिए हुए रहते हैं। किस अनुपात में विभाजित होगा वो अनुपात आपके प्रश्न में ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, मान लीजिए अनुपात आपका 2:3 में दिया हुआ था प्रश्न में, तो इसका मतलब ये हुआ कि m की जगह आप 2 रखिएगा और n की जगह आप 3 रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। ये हुआ अंतर विभाजन का सूत्र। और बाह्य विभाजन में आएंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है। अंतः विभाजन में जहां जहां प्लस लगा था वहां वहां माइनस दिख रहा होगा, इधर भी और इधर भी जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या दिख रहा होगा? माइनस। तो पहला फॉर्मूला अंतः विभाजन आप याद रखिए। बाह्य विभाजन एकदम आसान है, बस प्लस करिएगा माइनस कर दीजिएगा। क्या होता है दोस्तों? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। आप लोग इसको 4-5 बार बोलिएगा तो मुंह में जुबान पे बैठ जाएगी, ठीक है, जिससे याद करने में और आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए 16 नंबर क्या है? मध्य बिंदु का यह सूत्र है, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है?
कोई भी रेखा कितना भी बड़ा हो तो उसका मध्य बिंदु तो होगा ना। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीचों बीच वाला बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसको हम स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, बस हो गया। दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, अर्थात x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। उसी प्रकार से हम 17 नंबर भी समझाते हैं, ठीक है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है, तो देखिए आपको हम केंद्रक समझा देते हैं। पहले आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है और त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, ठीक है। तो तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा ना, वो बिंदु केंद्रक कहलाता है, उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, ठीक है। ध्यान सुनिए दोस्तों, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है वो बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो ये केंद्रक का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि वो उस केंद्रक का निकालेंगे कैसे। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, तो त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, जब मध्य बिंदु था तो दोनों x जुड़ा 2 से भागा, दोनों y जुड़ा 2 से भागा। अब जब त्रिभुज का केंद्रक है तो तीनों x जुड़ा है 3 से भागा, तीनों y जुड़ा है 3 से भागा। एकदम हम जैसे बोल पा रहे हैं ना उसी तरह से बोलिएगा, बाकी आपको याद एकदम आसानी से रह जाएगा, ठीक है। मेरा कहना ही यही है कि आपको फार्मूला वगैरह जो भी आए, जैसे आए, एकदम मजेदार तरीके से याद कीजिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत बढ़िया से याद रहे लंबे समय तक। मध्य बिंदु में दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा। केंद्रक में तीनों x को जोड़िए 3 से भागा, तीनों y को जोड़िए 3 से भागा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 18 नंबर की बात करें तो 18 में त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज जो होता है उसके 3 शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष को x1 by 1 माना जाता है, दूसरे शीर्ष को x2 by 2, तीसरे शीर्ष को x3 by 3। तो भाई 18 नंबर का आता है कि शीर्ष जब दिए रहेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एक तो क्षेत्रमिति में अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो लेकिन यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। देखिए, ये जब स्टूडेंट के सामने पहली बार आता है तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे याद किया जाए। पॉइंट नंबर 18 की बात कर रहे हैं, कैसे याद किया जाए, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो हम कहते हैं क्या, ध्यान से देखिए, हाफ बोल दीजिएगा फिर x1, ध्यान रखिए ब्रैकेट में जब भी बोलिएगा ना तो बाई वाला चीज बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों, बाई वाला। ध्यान से देखिएगा, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। x में क्या है 1, x में क्या है दोस्तों 1, तो बाई में है 2 और फिर 3, 1 2 3 घूम गया। फिर प्लस x में 1 हो गया था तो अब की बार x में है 2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 4 नहीं आएगा। चौथा निर्देशांक थोड़ी होता है जो 4 जाएगा। 1 2 3, 3 के बाद फिर से घूम के 1 में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x3 है यानी 3, 3 के बाद क्या आएगा 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा 2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नंबर याद रखिए 127 231 312, 127 231 312। 127 का मतलब हुआ कि x का 1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस 223 का मतलब क्या, 231 का मतलब क्या होगा x का 2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1। फिर 312 का मतलब क्या हो गया x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। आपको जैसे सुविधा पड़ता है वैसे याद कर सकते हैं। हमको तो बहुत ही आसान सा सुविधा यही है कि नंबर क्या याद करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। मेरा बोलने की सुने होंगे, उसी तरह से आप लोग भी बोलने की कोशिश करें। अब देखिए पॉइंट नंबर 19 जो है बहुत ही लाजवाब है, इस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन, 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक कि दीर्घोत्तरीय 5 मार्क्स का भी बनता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंट क्या है, 3 बिंदुएं समरेख होंगे। देखिए अभी आप लोगों को पॉइंट नंबर 13 में बताए थे 3 बिंदुएं समरेख होंगे, लेकिन वो दूरी सूत्र से था। किस सूत्र से था दोस्तों, दूरी सूत्र से। लेकिन यहाँ पे किस सूत्र से है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। किससे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। 3 बिंदुएं समरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए 0।
तीन बिंदु रहेगा, पहला बिंदु को x1/1 मानना है, दूसरे बिंदु को x2/2 मानना है, तीसरे बिंदु को x3/3 मानना है। आपको आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है, फिर सबका मान रखना है, जोड़ने, घटाने, गुना करने, यानी हल करने के बाद यदि क्षेत्रफल 0 आ जाए, यदि क्षेत्रफल कितना आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए, यदि क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वह बता दीजिएगा कि बिंदु क्या है, संरेख है। क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो बिंदु संरेख हो जाएगी। अच्छा, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो वैसी 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, वैसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर, मान लीजिए एक सरल रेखा है, अब इस पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यहाँ पे बिंदु है ए, यहाँ पे बिंदु है बी, यहाँ पे बिंदु है सी, तो वह तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर है, तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। संरेख बिंदुओं से कभी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखाया जाता है संरेख होने की स्थिति में, 0, क्योंकि संरेख बिंदु जो है एक ही सरल रेखा पर है, तो एक दूसरे को मिला पाना संभव नहीं है, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो संरेख बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनते, इसलिए संरेख बिंदुओं, तीन बिंदुओं को लेकर के जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 0। याद रखिएगा, संरेख बिंदु कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी पॉइंट नंबर 20 को देखिएगा, यदि बिंदु है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे तो हम कई बार इसको सोल्व करके दिखा चुके हैं। यदि बिंदु है 1 1 a0 0 भी, क्या है पॉइंट 1 1 a0 0 भी संरेख है, तो क्या होंगे, तो a प्लस बी बराबर a इंटू बी, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दोनों का जोड़ और दोनों का गुना आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का जोड़ और दोनों का गुना आपस में बराबर होंगे। या इसी का दूसरा कथन याद रखिएगा कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1, ठीक है, 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो हम इस पूरे वीडियो में 20 पॉइंट्स देखे हैं निर्देशांक ज्यामिति संबंधित, और हम कोशिश किए हैं कि आपके एक एक पॉइंट का चर्चा यहाँ पे हो जाए, और अब बिल्कुल हम ऐसा कर पाने में सफल हुए हैं। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा वीडियो है, लगभग 20 मिनट का, लेकिन आप लोगों के सामने वाले ही कम समय का आया, लेकिन इसको लिखने में बहुत समय लगता है दोस्तों, समझ समझ के लिखना पड़ता है, राइटिंग बना बना के लिखना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगता है। भाई मेहनत किए बगैर कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। हम जिस मुकाम पे निकले हैं यूट्यूबर बनने के लिए, यूट्यूब पर टीचिंग देने के लिए, तो उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत कीजिए, मेहनत एकदम रगड़ के कीजिए दोस्तों, रात में एकदम 11 बजे तक डट कर पढ़िए, और सुबह 4 बजे 4:30 बजे एकदम मन दबा के उठिए, उठने का मन नहीं करेगा फिर भी मन दबा के उठिए, मेहनत कीजिए दोस्तों, अभी बचा हुआ समय ही आपका रंग लाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं आगे का वीडियो में क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।